मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस आज पहुंची है लंबा सफर तय करके बुलंदशहर। बुलंदशहर के अगर परिचय की बात करें तो जब कभी मां भारती को वीर सपूतों की जरूरत हुई है तो बुलंदशहर की माओ ने सबसे पहले अपने बेटों को भेजा है। जब बात हरित क्रांति की हुई, ये लगा देश को उपजाऊ जमीनों की जरूरत है, तब यहां के किसानों ने दोनों बाहें खोलकर देश को उपजाऊ जमीनें दी। यानी कि त्याग बुलंदशहर के रग रग में बसा है। लेकिन यहां के नेताओं का कितना त्याग है, कितना इन्होंने जनता के लिए त्याग किया है, यही जानने के लिए हम बुलंदशहर पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस का सिलसिला लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं उस धरती पर जो किसान बहुल इलाका कहा जाता है, यानी कि बुलंदशहर की धरती पर। लेकिन देखिए, बुलंदशहर के राजनीतिक सफर की बात करें, 7 विधानसभा सीटों वाला ये क्षेत्र जहां 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन एक वो भी समय था जब कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था। लेकिन 2014 और 2017 के चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली, विपक्षी कहीं ना कहीं ढेर हो गए। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है, यही जानने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अतुल तेवतिया हमारे साथ मौजूद है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। समाजवादी पार्टी से दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस से गजेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है और आम आदमी पार्टी से विकास शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अतुल तेवतिया आप ही के पास आना चाहूंगी। मुझे ये बताइए, 7 विधानसभा सीटों वाला ये क्षेत्र जहां पर 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरीके के हालात रहे, कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से किसान नाराज रहे, और ये वो गढ़ है जहां सबसे ज्यादा किसान कहे जाते हैं। अब आप ऐसे में क्या समझ रहे हैं, क्या आप अपनी ये 7 सीटें बचा भी पाएंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल हम 7 सीटें पे विजयश्री प्राप्त कर रहे हैं। और जहां तक बात पिछले 2 साल की आती है तो मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि पिछले 2 सालों में जब आपदा पूरे देश को घेर रही थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था जिसने ये ठाना कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोई भी सज्जन, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी बूढ़ा भूखा ना रहे। ठीक है, जवाब मैं दिनेश सिंह जी से ले लेती हूँ। दिनेश सिंह जी, ये बताइए, कभी ये गढ़ था जिसे समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया है। कितनी चुनौतियां होंगी 2022 के विधानसभा चुनाव में और कितनी तैयार हैं आप लोग? 2017 में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सरकार में आई। पूरे 5 साल जनता को धोखा दिया। अभी हमारी छोटी बहन बता रही थी कोविड के बारे में। कोविड के बारे में पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गंगा में लाशें बही, जमुना में लाशें बहीं, किसी को दवा नहीं दे पाए, किसी को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। और बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी और गठबंधन 2022 में बहुत अच्छे परिणाम लाएगा। जिन परिस्थितियों में हम थे पहले, उन्हीं परिस्थितियों में वापस आएंगे। बहुत मजबूती से आकर के हम पुनः प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के पास में चलना चाहूंगा। गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, चुनौती तो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी होगी। कैसे आप यहां पर प्रदर्शन करेंगे, कितना शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है? इस बार उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी पिछले 5 साल की सरकार जो सत्ता में है उसे देख चुका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे आई थी और इससे ऊपर उठ के नहीं जा पाई। कहीं तबाह और बर्बाद हो गया प्रदेश का किसान, भुखमरी के कगार पर चला गया। और कोरोना काल में लोगों को गोलियां तक नसीब नहीं हुई। लोग अस्पतालों में दौड़ते रहे और जिनके पास पैसे भी थे उसके बाद उन्हें इलाज उपलब्ध नहीं कर पाई सरकार। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहां था कोरोना काल के वक्त में? पूरा का पूरा कांग्रेस लगा हुआ था अपनी सेवा करने में, और उन्होंने सेवा करके दिखाई। इस देश में आजादी के बाद जो कुछ करा धरा कांग्रेस का ही तो है। भाई, कांग्रेस ने दिया और भारतीय जनता पार्टी बेच दिया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कोविड की दूसरी वेव में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त कहां थे? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस पार्टी इस देश में बनाने का काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी से बेचने का काम कर रही थी। गजेंद्र जी, सच बताइएगा, क्योंकि तस्वीरें तो हमने देखी नहीं, क्योंकि कांग्रेस जब भी कोई काम करती है तो तस्वीरें सबसे पहले ट्विटर पर होती है। मैं इसका जवाब जरूर बीजेपी से लूंगी, लेकिन एक बार डिबेट में सबको शामिल कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से विकास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल जो उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि देखिए, बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। अब आपका फॉर्मूला फेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में? हमारा फॉर्मूला कहीं फेल नहीं है, क्योंकि सारी
राजनीतिक पार्टियां अब अरविंद केजरीवाल की नीतियों को, दिल्ली सरकार की नीतियों को कॉपी करने में जुट गई हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि जो फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी के पास है वो किसी के पास नहीं है। बेशक वो कह रहे हो कि 300 यूनिट बिजली वो फ्री दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी किसी वादे को करती है, वो हम वादा नहीं करते, हम केजरीवाल की गारंटी की बात करते हैं। हम गारंटी देते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं उसे 100% उतार के आएंगे और लोगों तक मुझे लगता है जवाब दिनेश सिंह जी से ले लेना चाहिए। दिनेश सिंह जी, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है सर, आप सवाल का जवाब दीजिए। दिनेश सिंह जी, मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कि आपके पास फॉर्मूला है बिजली फ्री देने का, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास, हाँ बात रखिएगा, हमारे पास 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे सरकार में आने के बाद, और हम सारी सरकार में 5 साल लगातार प्रदेश की जो गरीब जनता है उसके लिए अन्न फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब व्यवस्था बना के रखी है। हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम किसानों का पानी की बिजली मुफ्त करेंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे और दवाइयों की व्यवस्था हम बनाएंगे। ठीक है डॉक्टर अंशुल तेवतिया, मुझे ये बताइए, विपक्षी जितने भी यहाँ मौजूद है बस एक ही सवाल उठा रहे हैं और एक ही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे गौड़ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, धर्म की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता ये आप भी भली भांति जानती हैं। मैम प्लीज, धर्म की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता ये आप भी भली भांति जानती हैं। आपने अभी विपक्ष की बात की प्लीज, तो जब चुनाव का माहौल, जब देश में चुनाव हो रहा होता है तो आप हॉलीडे मनाने विदेश में चले जाते हैं। जब देश आपदा से जूझ रहा होता है तब आप हॉलीडे मनाने विदेश में चले जाते हैं। और आपको 50 साल की उम्र में समझ में आता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप कैसी चुनाव की रणनीति की बात करते हैं और आप कौन से चुनाव की बात करते हैं, मुझे जरा बता दीजिए। थोड़ा सा शोर ना करें ताकि आवाज पहुंच सके, समझ सके कि आखिर क्या कुछ बात हो रही है। आपके मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है अंशुल जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, क्योंकि देखिए मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग घर पर बैठे हैं वो सुनना चाहते हैं, नेताओं को समझना चाहते हैं, उनके मुद्दों के बारे में, उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। प्लीज शांति व्यवस्था बनाए रखिए। अंशुल जी, देखिए, आपने भी पिछले 60 वर्षों में देखा है कि विकास का कार्य देश में कितना हुआ है और पिछले 5 से 10 वर्षों में देश में विकास का कार्य कितना हुआ है। आज जब हम बात करते हैं चुनाव की तो आप लोग विदेश में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। आपको 50 साल की उम्र में समझ में आता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और अगर विकास किसी ने धरातल पर उतारा है वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अंतुल जी, कई सवाल आए हैं कांग्रेस की तरफ से भी, समाजवादी की तरफ से भी, आम आदमी की तरफ से भी। कोरोना को लेकर जो अनियमितताएं हुई उसको लेकर भी सवाल था, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल है, ये आरोप भी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। तमाम सवालों के जवाब में आपसे देखिए, जहां तक बात कोरोना काल की हुई और बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो मैं आपको आंकड़ों और प्रूफ के साथ बताना चाहती हूँ। हमारी बुलंदशहर में कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट ना हो। हर जनपद में हमारी सरकार ने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स बनाए हैं। मैं ये प्रूफ्स के साथ और आंकड़ों के साथ बात करती हूँ, अगर आप गूगल करके देखें तो आप जान सकते हैं। और जहां तक बात आती है विकास की, तो आपको भी भली भांति पता है कि विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, कांग्रेस से मैं एक बार इसका जवाब लेती हूँ। गजेंद्र जी, मुझे बताइए, बीजेपी की तरफ से, अंतुल जी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए वो तो जमीन पर मौजूद थे, जो विपक्ष के नेता है वो विदेश चले जाते हैं। और ये बात तो सच है, जब भी देश में आपदा या राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। ये आप कह रहे हैं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। जनता जानती है, जनता जानती है कौन जाता है। मेरे छोटी बहन जो बता रही है वो अपने तजुर्बे बता सकती है, लेकिन पार्टी के बारे में बता देता हूँ। मैं पार्टी के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, छोटी काशी हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड की राजनीति करते हैं। और जब आपदा आती है हम ग्राउंड पे रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते, हम कार्यकर्ता के साथ रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मैदान में थे, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सारे लोग मैदान में थे। अंतर से मित्रा रहा कि टीवी मीडिया भारतीय जनता पार्टी को दिखाता है। मुझे ये बताइए कि आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जनेऊ पहने नजर आते हैं ठीक चुनाव से पहले, उससे पहले ठीक यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद जो है वो अयोध्या जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी भी आएंगे। आप भी तो गंगा में नहाते हो, दिखाते हो उन्हें। सर बिल्कुल दिखाते हैं, हम तो उससे सवाल भी पूछ रहे हैं, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। आप दिखाते हो, धर्म सबके लिए महत्व है।
लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति गलत है। हम कभी गंगा में या कभी जनेऊ या कभी अजमेर शरीफ जाके अलग अलग धर्म परिवर्तन नहीं करते। हम जो करते हैं एक मत से करते हैं और एक रह कर करते हैं। किसान की सेवा सबसे पहले जरूरी है। चुनाव से पहले गोत्र बताना, चुनावों से पहले जनेऊ दिखाना। किसान तबाह हो गया, मजदूर को खाना नहीं मिला, आज भुखमरी के कगार पर प्रदेश देश चला गया। आप देखिए आज मुद्दे हैं भुखमरी के, आज मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा। कोरोना काल में भुखमरी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए केवल और केवल 5 वर्ष हुए हैं। मैं पूछती हूँ जब कांग्रेस 60 वर्षों से, मैं पूछती हूँ जब कांग्रेस 60 वर्षों से देश में राज्य कर रही थी तो क्या विकास करा? भाई साहब आप गिनवा दीजिए मेरे को। ठीक है, मैं एक बार इसका जवाब दिनेश जी से ले लेती हूँ। दिनेश जी मुझे बताइए, अंतुल जी की तरफ से जितनी बातें कही जा रही कि हमने विकास के लिए इतना कुछ किया, नजर आ रहा है क्या जमीन पर? 800 किसानों को खा गए, 800 किसानों को। 1 साल तक लगातार किसान आंदोलन चला। हमारे 700 किसान शहीद हुए। 1 साल बाद इन्होंने कुछ देखा नहीं। और मैं प्रदेश के बारे में तो क्या बताऊं, बुलंदशहर पे ही हम डिबेट कर रहे हैं, हम बुलंदशहर पे ही आ जाते हैं। बुलंदशहर में बीजेपी पे हमारे साथी एक अपना काम बताएं 5 साल में बुलंदशहर में एक कोई बड़ा काम किया। ठीक है, एक बड़ा काम बताइए अंतुल जी। एक बड़ा काम बताइए। बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज का बनना, निर्माण होना, ये एक जनपद के लिए बहुत ही बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमने भी की थी, आज तक नहीं बना पाए। नहीं, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हमारे समय में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बुलंदशहर को बड़े लखनऊ और पूर्वांचल से जोड़ेगी, ये सबसे बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को और बुलंदशहर को किया है। बुलंदशहर के विकास की एक तस्वीर मैं आपको बता देता हूँ। बुलंदशहर के विकास की एक तस्वीर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुलंदशहर पे इनके प्रत्याशी हैं वो जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। भ्रष्टाचार के चलते, काम ना करने के चलते इन्हीं की पार्टी ने उन्हें हटाया और उसके बाद अब टिकट दिया। अंतुल जी बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। साफ जवाब दीजिए। बड़ा आरोप है। इतनी हिम्मत नहीं है। आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं अंतुल जी से। देखिए, बुलंदशहर के जिला पंचायत सदस्य जो भी थे उनको बरगलाने का कार्य आपके पार्टी के लोगों ने किया। किसी पार्टी के लोगों ने उन्हें नहीं हटाया। आज वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है और आज वो मैदान में है। आज वो किसी फेम और किसी लाइक के लिए प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सर एक करके ऐसे जनता को समझ नहीं आएगा। अंतुल जी मुझे एक बात बताइए, अगर बुलंदशहर की बात करें, चलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली, मुझे बताइए अगर खासकर हम बुलंदशहर की बात करें, यहाँ की जनता की सबसे बड़ी परेशानियां ये है कि बीजेपी ने गौशालाएं तो बनवा दी लेकिन आवारा पशुओं पर ध्यान नहीं देती। आवारा पशुओं से तमाम अनहोनी होती है। देखिए, आवारा पशुओं का ध्यान क्यों नहीं देती? आज हर गांव में गौशाला का निर्माण हो रहा है। आज बुलंदशहर विकास के गौशालाओं की हालत क्या है अंतुल जी? गौशालाओं की हालत क्या है? भूखी घूम रही है। आज हर गांव में गौशाला है। आप जाके देखिए, हर गांव में गौशाला है। स्टेट से अलग फंड आता है। भाई दफना दिया जा रहा है। कौन बोल रहा है दफना? आप दफनाने जाते हैं क्या भाई साहब? आप दफनाने जाते हैं क्या? आप जाके देख लो। कहाँ जाके देखें? आप बताइए ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। आप मुझे लेके चलिए, मैं जाती हूँ आपके साथ। आपके पास जवाब देने दीजिए फिर। हर गांव में, मैं कहती हूँ हर गांव में गौशाला का निर्माण हो रहा है। हर गांव में गौशाला का निर्माण हो रहा है। सर ऐसे में जनता को समझ नहीं आएगा, जो घर बैठी जनता है टीवी पर आप लोग को देख रही है। अगर जवाब भारतीय जनता पार्टी से लेना है तो प्लीज उन्हें देने दीजिए। मैं आपके पास सवाल के लिए आऊंगी सर। हाँ, मैं सवाल के लिए आऊंगी। अंतुल जी जवाब दीजिए, फिर सर मैं आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए। अब मैं बोल लूं? जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गौ माता से लेकर महिला और बुजुर्ग सब सुरक्षित हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब समाजवादी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, बुलंदशहर में जो बदनामी का दाग लगा, हाईवे पर बलात्कार होते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां माताएं सुरक्षित नहीं थी, तब आपका सुरक्षा आप जवाब दीजिए भाई साहब। साफ तौर पर आरोप है बीजेपी की तरफ से कि जो जहां पर आपकी सरकार है वहां पर महिलाएं तक सुरक्षित नहीं। आप क्या पशुओं की बात कर रहे हैं? आज आप उत्तर प्रदेश में देखो, माँ बहन बेटी सुरक्षित है कहाँ? आप एफआईआर उठा के देखो, प्रदेश का आंकड़ा देखिए, अपराध माँ बहन बेटियों का कहाँ पहुँच गया। दिन दहाड़े बलात्कार, अपहरण, छिनैती, हत्या, डकैती। आप ग्राउंड पे बात कीजिए ना। ये छिपा रहे। आप तथ्यों के साथ बात कीजिए। आप तथ्यों के साथ बात कीजिए। आप फर्जी बात बताते हैं। ठीक है, एक बार मैं दिनेश जी से जवाब देती हूँ। दिनेश जी मुझे ये बताइए, आप आंकड़े देखिए सर मैं लौटी आपकी। दिनेश जी मुझे बताइए गौशालाओं की हालत कैसी है बुलंदशहर में, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा रहा है गौशालाओं का, गंदगी का, जल भराव का। मैं ये कहता हूँ गौशालाओं की हालत इतनी बुरी है, आप जाके लाइव देख लीजिए।
हमारी गौ माताएं मर रही हैं, भूखी मर रही हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात अभी इन्होंने कहा बहन बेटियों की, हमसे सवाल कर रही थी अंतुल। अरे हम सवाल करते हैं इनके मुख्यमंत्री जी से, हम करते हैं इनसे। हाथरस की बेटी को मरवा करके, बलात्कार करा करके रात में 2 बजे उसको जला दिया जाता है। कहाँ न्याय है बेटियों के साथ? कहाँ न्याय है बेटियों के साथ? 2017 से पहले कैसी स्थिति थी प्रदेश के अंदर? 2017 के अंदर, बुलंदशहर के अंदर 2017 से पहले सब सामान्य था, सब अच्छा था। आंकड़े तो ये नहीं कहते, आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आंकड़े क्या? उठा के आप देख लीजिए। अरे सर, आप कभी ग्राउंड जीरो पर गए? शाहजहांपुर में जाएंगे, एक पत्रकार को जलाकर हत्या उसकी कर दी गई थी। कहाँ पे? शाहजहांपुर के अंदर आपकी सरकार में। हाँ नहीं, हमने कार्रवाई की ना। दिनेश जी, आप कभी ग्राउंड जीरो पर गए? कभी ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच में गए? उन लड़कियों से पूछे जो 2017 से पहले कहती थी कि हमें रात को 7 बजे के बाद घर से निकलने में डर लगता है। सर, ऐसा नहीं है, गलत है, गलत आरोप है। उनसे ये सवाल पूछिए। वो कहती थी समाजवादी की सरकार में 7 बजे के बाद निकलने से डर लगता था। सर, और सुनिए, हमने बुलंदशहर में घटना हुई, हमने डीएम, एसएसपी सबके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, विकास जी कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, हाथरस कांड हुआ, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, तमाम घटनाएं उसके साथ हैं। और मैं यहीं की बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और ये गठबंधन दोनों के दोनों इस बात को तय कर रहे हैं कि यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार है। बुलंदशहर में दोनों में से जो प्रत्याशी हैं, एक भी सड़क पे नहीं चल सकता। एक हिस्ट्री सीटर है, दूसरे की भ्रष्टाचार की किताब खुली है। इसका जवाब मैं देता हूँ। तो इस तरह आम आदमी पार्टी स्वच्छ राजनीति को लेकर भारत उत्तर प्रदेश में आई हुई है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज आप पशुओं की नेचुरल डेथ से मरने को उनको मरना कहते हैं। ले लेते हैं दिनेश जी से। हाँ विकास जी, मैं एक सवाल करता हूँ। 26 वर्ष में अलीम और यूनुस भाई जो हमारे प्रत्याशी हैं, एक भी कोई घटना उन पे हो? साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कहा गया, पहले दंगाइयों का सम्मान हुआ करता था। 7 साल पहले दंगाइयों का सीएम घर बुलाकर सम्मान किया करते थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। यूपी में महिलाएं इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कैराना में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कि उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त वातावरण देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज के दिन पर देश के अंदर एक नजीर मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कभी पलायन के लिए कुख्यात था। कैराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो अपहरण की घटनाएं घटित होती थीं, उसके माध्यम से फिरौतियां वसूली जाती थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज इन 5 वर्षों में हमारे सभी उद्यमियों और व्यापारियों ने देखा होगा और वहां के आम नागरिकों ने भी महसूस किया होगा कि वहां पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता। जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं। पहले पुलिस आगे भागती थी और उनको इसी उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे, क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था, इन दंगाइयों को प्राप्त था। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के दंगाइयों को 5 यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुलाकर के सम्मानित किया जाता है। आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। हर जगह
गड्ढे और हर जगह गड्ढे भी बड़ा हैं। झूठ, बिल्कुल हर जगह गड्ढे भी हैं। जवाब दीजिए सर। इतना बड़ा झूठ। सर मैं लौट रही हूँ, सर मैं लौट रही हूँ, सर मैं लौट गजेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा। इसका पूछे जी। गजेंद्र जी जो बातें कही जा रही है अंतुल जी की तरफ से वो जमीनी स्तर पर कितनी नजर आ रही है? कह रहे कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है। सारी की सारी मेरी छोटी बहन अंतुल तेवतिया जी वो बातें बता रही है जो भारतीय जनता पार्टी हवा में एजेंडे में बताती है। और रह गई बहन बेटी सुरक्षा की बात, तो आप सब देख रहे हैं FIR निकलवा लो, इसमें क्या छिपी हुई नहीं है। मेरा कहना यह है 800 किसान मर गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने संवेदना तक व्यक्त नहीं करी। वहां पे लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अब दोबारा पूछूं। लखीमपुर का मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी। जो तिरंगे को फाड़ते हैं आप उन्हें किसान बोलते हैं। आप चाहते हैं हम उनके लिए संवेदना प्रकट करें? अगर किसान ही है जो भारत की रक्षा करता है, अगर वो किसान नहीं है तो समझौता क्यों कर लिया? समझौता क्यों कर लिया? किसान है, किसान देश के लिए मर सकता है, जान दे सकता है। समझौता क्यों किया? समझौता क्या जो लखीमपुर में हुआ क्या सिर्फ उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी क्या सर? क्या सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई थी, बाकी 4 की नहीं हुई थी? आपके राहुल गांधी प्रियंका गांधी 4 लोगों के घर जाते हैं, क्यों सर? ट्विटर पर भी संवेदनाएं सिर्फ 4 लोगों की। हर किसान के घर जाने का काम करते हैं, हर किसान के घर जाने का काम करते भाई हैं। साहब जो किसान है ना, जब वहाँ धरना हो रहा था, मैंने आपसे क्या पूछा? जब वहाँ धरना हो रहा था तो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। कितनी बार दिल्ली के बॉर्डर पर या गाजीपुर के बॉर्डर पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी गए उन किसानों से मिलने के लिए जो प्रदर्शन पर बैठे थे? ट्विटर की राजनीति नहीं सर, ट्विटर की राजनीति नहीं, ट्विटर की राजनीति नहीं। मैं पूछ रही हूँ कितनी बार मिलने के लिए गए, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी सदा लड़ती रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार किसान तो वो खुशहाल स्विट्जरलैंड खुशहाल का किसानों की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई आप सोशल मीडिया पर लड़ते हैं सर। अन्नदाता आज फकीर बना दिया किसान। आज जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो किसान आपको अन्नदाता दिख जाता है। जब चुनाव नहीं होता है, आपने कभी कोशिश की किसान के पास जाकर उनसे सवाल पूछने ये है की? किसानों को लेकर हितैषी कौन है ये जिक्र हो रहा है। कांग्रेस का एक कहना है कि वो किसान हितैषी है, बीजेपी का एक कहना है कि वो किसान हितैषी है। समाजवादी पार्टी का क्या एंगल है इसको लेकर? देखिए, जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, अगले दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे मैं और हमारे साथी अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, मतलूब भाई, सब लोग टिकैत साहब के आंदोलन में गए। हम हमेशा आंदोलन में रहे। और जब हम सरकार में आएंगे, जो 700 किसानों की मौत हुई है, हम उनको शहीद घोषित करेंगे, 50 लाख मुआवजा देंगे, एक आदमी को उनके घर में से सरकार में सरकारी नौकरी देंगे। सिर्फ चुनावी वादा है? नहीं, चुनावी वादा नहीं है। हम कोई चुनावी वादा नहीं करते हैं। आपके मैनिफेस्टो में इसका जिक्र रहेगा? मैनिफेस्टो में हमारे में जिक्र आने वाला है किसानों की सारी, हम जितना भी। मुझे ये सवाल वैसे कांग्रेस से भी नहीं पूछा चाहिए था, क्योंकि लखीमपुर का जिक्र मैं कर नहीं रही थी, लेकिन आपके भी तो नेता सर 4 लोगों के यहाँ जाते हैं, 4 के यहाँ नहीं जाते। लखीमपुर में सर अखिलेश यादव 4 लोग किसानों के घर जाते हैं और चारों के बाकी जो 4 लोग ऐसा नहीं है। हमारे सारे नेता सबके गए थे। कहाँ गए थे सर? राष्ट्रीय मैं लखीमपुर में खुद मौजूद थी सर। मैं लखीमपुर में खुद मौजूद थी सर। हमारी पार्टी में बहुत बड़ा नेतृत्व है, सब जाते हैं। खुद मौजूद थी। कहाँ गए थे आपके नेता? सारे किसानों के आंदोलन में हमारे साथ थे। किसानों के हितैषी बन रहे हैं जी के साथ हम थे, किसानों के हितैषी बन रहे सर आप। कितनी बार अखिलेश यादव बॉर्डर्स पर गए, ये बताइए? बॉर्डर पे कितनी बार बॉर्डर पर गए हैं? अखिलेश यादव के नुमाइंदे हैं हम लोग बॉर्डर पे रहे। हम अखिलेश यादव के नुमाइंदे हैं। हम सब बॉर्डर पे रहे। बात हो रही है सर अध्यक्ष की, यहाँ पर बात हो रही है पार्टी के बड़े नेताओं पार्टी के अध्यक्ष, नेताओं की। हम भी उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना। कहाँ था वहाँ पे? तो नेताओं का जमवाड़ा था, किसान कहाँ था वहाँ पर? सब किसान थे, सब सारे किसान थे। इसका विकास जी से जवाब लेंगे। और वहाँ नेताओं का जमावड़ा था, ये कहना है किसान को अपमानित करने का काम करा, किसानों को अपमानित करने का, उन्हें तालिबानी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया, तमाम आरोप उन पर लगाए किसानों पर। लौटेंगे आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में गुंडों ने टिकैत जी पर हमला करने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक आंसू आप कह रहे हैं किसानों पे चढ़ी, एक आंसू की तो छोड़ो, उस केंद्रीय मंत्री को आज तक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, जिसका बेटा उसके लिए आरोपी है। तो इन सब बातों को लेकर किसान, तब देखिए आंदोलन को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। अब बात बुलंदशहर की करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त बुलंदशहर में मौजूद है। बुलंदशहर की जनता, एक बात सर लौटूंगा आपके पास, क्योंकि बुलंदशहर की जनता अगर टीवी खोलकर उम्मीद लगाकर बैठी है तो उनको ये इंतजार है कि उनके हक की बात की जाएगी। और शुरुआत में अंतुल जी से ही करूंगा। शुरुआत सर मैं अंतुल जी से ही करूंगा। अंतुल जी, आज जब हम यहाँ पर पहुंचे, हमने तमाम लोगों से बातचीत की और मुख्य यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जानने की कोशिश की, तो लोगों का ये कहना था सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ के युवा पढ़ाई लिखाई के बाद डिग्री लेकर हाथों में टहल रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी हैं और आने वाले समय में वो 5 लाख नौकरियां बढ़कर 10 लाख 15 लाख होंगी। ये मैं सिर्फ आपको 5 साल के कार्यकाल का जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। और अगर हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज पिछले 25 सालों से होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई युवा बेरोजगार नहीं होता, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित होती और हमारे बुजुर्ग जो है उनको घर बैठे पेंशन मिल रही होती, जैसे आज उनके खातों में पेंशन आ रही है। गजेंद्र जी, जवाब आप दीजिएगा, क्या बुलंदशहर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या बुलंदशहर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मैम, गजेंद्र जी से सवाल। कोई रोजगार कहीं पे नहीं है। जो नौकरी पे पहले थे बेचारे, इस कोरोना काल का बहाना लेके उन्हें और हटा दिया, प्राइवेट नौकरी तक छूट गई लोगों की। रोजगार के नाम पे शून्य है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ होती रही है कि अपने आंकड़ों पे कहीं ना कहीं कागज पे बता देगा रोजगार दिला रहे। आप भाई साहब प्राइवेट नौकरी की बात बताइए, मुझे नौकरी की बात कर रही हूँ कि 5 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को हमारी सरकार ने दी है। ठीक है सर, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए ना सर। मुझे ये बताइए, आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया कि अगर पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आपकी सरकार जीतती है, सरकार बनती है, तो कौन उम्मीदवार होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे अलावा क्या आपको सीएम उम्मीदवार के लिए कोई और नजर आता है? ये परिवारवाद की राजनीति नहीं तो क्या है सर? बाकी क्या कोई और चेहरा कांग्रेस में है ही नहीं सीएम रेस के लिए? ये निर्णय हमारे नेतृत्व का है। अगर प्रियंका जी को जनता लाइक कर रही है तो क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती वो? इसमें आपत्ति किसे है? दूसरी पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? प्रियंका जी को आज लोग उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। नौजवान की आशा की किरण है वो। पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 50 साल की उम्र में याद आता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज वो नौजवान कहाँ से रह गई? 50 वर्ष में उनको याद आता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यदि हम बोल रहे हो तो सर माइक पास, प्लीज माइक पास में रख के बोलिए सर। माइक पास में रख के बोलिए सर। आज प्रियंका जी मैदान में है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पूरे प्रदेश की बहन बेटी नौजवान की आशा की किरण है और उन्हें भरोसा हो गया है कि प्रियंका गांधी इस उत्तर प्रदेश में नई रोशनी लेकर आएंगे। किसान की उम्मीद है, मजदूर की उम्मीद है, नौजवान शिक्षित को एक उम्मीद है कि उन्हें रोजगार मिलेगा। मुझे ये बताइए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा जो आपकी तरफ से दिया गया, उस पोस्टर में जो महिला थी उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली सर। अरे ऐसा पीछे आपको नहीं दिखा? जब पीछे ब्लॉक के चुनाव हुए थे, चीरहड़ आपको नहीं दिखाई दिया? बीजेपी के नहीं सुनो, बीजेपी की सरकार में हेलमेट का चीरहड़ हुआ, आपको दिखाई नहीं दिया? उसमें चर्चा करिए। मुझे शो वाइंड अप करना है। आखिरी में जाने से पहले एक सवाल मैं सबसे लूंगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कितना काम आपने किया? शुरुआत सर मैं आपके साथ ही कर रही हूँ। किसान के उत्थान के लिए, किसान को उनकी फसल का वाजिब दाम के लिए, गांव के विकास के लिए, शिक्षित नौजवान को रोजगार के लिए, बहन बेटी के सम्मान के लिए। थोड़ी सी कमी, कम शब्दों में बोलने नहीं देते। आप बीजेपी को सारा टाइम देते थे। रिपब्लिक भारत ये भेदभाव नहीं करना चाहिए हमारे साथ। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है, तो आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से टूरिज्म एक वर्ल्ड स्तर पर फैल रहा है और जिस तरह से हम लगातार टूरिज्म बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जब टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी देश की राइज होगी। विकास के मुद्दे आते हैं तो देश के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। क्या मुद्दे होंगे? कम शब्दों में, समय कम है। क्या मुद्दे होंगे आपके बुलंदशहर की जनता के पास जो आप लेकर जाएंगे? देखिए, बुलंदशहर की जनता के पास हम लेके जाएंगे, देश में प्रदेश में महंगाई, किसानों का वाजिब मूल्य नहीं, बिजली महंगी, किसानों का मुद्दा लेके जाएंगे और सर्व समाज को 10 सेकंड में सर प्लीज। ये लोग उलझा रहे हैं प्रदेश में। आप बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, क्योंकि बुलंदशहर में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नगर पालिका ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोक रहे, माफी के साथ आपको रोक रहे, मुझे शो वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बुलंदशहर के नेता थे जिन्होंने कई वादे किए, लेकिन रिपब्लिक भारत और कुआ आपका बस का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर मिलेंगे किसी नए शहर में। बिल्कुल, क्या कुछ है बुलंदशहर की जनता का मूड, यहाँ के नेता क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे, आपने सुना समझा, फैसला आपके हाथ में है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत कुआ ऐप और रिपब्लिक भारत की बस का सफर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।